हेलो एवरीवन। सेकंड चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का लास्ट टॉपिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको वन कंट्री वन टैक्स भी कहते हैं। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जहाँ सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। उस पॉइंट पर ये टैक्स लगता है, उनको बियर करना पड़ता है जो लास्ट कंज्यूमर है। तो इसको आज देखते हैं, समझते हैं। इसके अंदर कई सारे टैक्स जो हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस वो समाहित हो गए हैं। जब से ये टैक्स लगाया, पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, कई लेवल पर टैक्स हुआ करते थे। आपको जैसा कि पता है, जो गवर्नमेंट का जो मेन रेवेन्यू का जो साधन होता है, जहाँ से वो पैसा लेती है खर्च करने के लिए, तो वो इनकम जो होती है राजस्व के रूप में होती है, टैक्स के रूप में होती है। वो दो तरह से टैक्स लगता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इसके आगे बताएंगे हम चैप्टर में। तो इनडायरेक्ट टैक्स, पहले इंडिया के अंदर कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, तो उसको सबको इसके अंदर समाहित कर दिया गया है। वन टैक्स हो गया है और वन कंट्री वन टैक्स इसलिए इसको बोलते हैं। तो जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जहाँ पर कंज्यूम होंगी सर्विसेज या गुड्स, जिस डेस्टिनेशन पर, वहाँ पर ये टैक्स बियर किया जाएगा। इट इज़ प्रपोज टू बी लेविड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग अप टू द फाइनल कंजम्पशन विद क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड एट प्रीवियस स्टेज एज सेट ऑफ। इसका मतलब ये है कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स, तो वहाँ से लेके टैक्स लगना चालू होता है, और जो एंड यूज़र है उसको ये टैक्स बियर करना पड़ता है अल्टीमेटली। अब आप बोलोगे सर जी, अभी तो आप बोल रहे थे कि केवल जो जहाँ उपभोग होता है वहीं पर, यानी कि जहाँ कंज्यूम होती हैं गुड्स वहाँ पर टैक्स लगता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसके अंदर सेट ऑफ जो होता है टैक्स का, जैसे कि मैन्युफैक्चरर ने एक चीज़ 100 रुपये की बेची, ठीक है, तो वो 100 पर जो भी जीएसटी का रेट होगा जीएसटी लगा देगा। और आगे जाके जो मैन्युफैक्चरर सीधा ग्राहक को तो देता नहीं है, जो एंड यूज़र को, वो किसी थोक व्यापारी को देता है। तो थोक व्यापारी आगे जाके फिर उसको बेचेगा गुड्स को, यानी कि 100 रुपये की गुड्स ली उसने, 150 रुपये की बेची। तो जो 100 रुपये उसने टैक्स पे किया है मैन्युफैक्चरर को, वो जब 150 रुपये के ऊपर टैक्स वसूल करेगा रिटेलर से, यानी कि छोटे व्यापारी से, तो उसमें से वो केवल अपने द्वारा बढ़ाई हुई वैल्यू, यानी कि जो 50 रुपये हैं उसी का टैक्स जमा करेगा, बाकी का वो बेनिफिट ले लेगा। यानी कि 100 रुपये का उसने टैक्स खरीदते हुए पे किया था, और 150 रुपये का टैक्स जो उसने कलेक्ट किया बेचते हुए, तो वो केवल जो 50 रुपये की वैल्यू है वो उसका ही टैक्स बियर कर रहा है, यानी कि वो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं दे रहा है। इसको सेट ऑफ ले लेगा, उसका क्रेडिट ले लेगा वो, राइट। ये हम जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। इन ए नटशेल, ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स्ड एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसीलिए इसको बोलते हैं सप्लाई के ऊपर टैक्स, यानी कि जहाँ कंज्यूम होंगी गुड्स, यहाँ जहाँ सप्लाई होगी, ये सप्लाई बेस्ड टैक्स है, राइट। जुरिडिक्शन जो होगी जहाँ पर एंड यूज़र है, उसको टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए इनकम होगी ये। तो जीएसटी हैज़ ए डुअल एस्पेक्ट विद द सेंटर एंड स्टेट सिमुलटेनियसली लिविंग ऑन ए कॉमन टैक्स बेस, यानी कि एक कॉमन टैक्स बेस के ऊपर जीएसटी जो है स्टेट भी लेता है और सेंटर भी लेता है, ठीक है ना। दोनों का बंटवारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही टैक्स इकट्ठा करके जो हो जाता है। तो तीन तरह के इसके अंदर टैक्स होते हैं। एक तो सीजीएसटी, सीजीएसटी का मतलब हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक होता है आईजीएसटी, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग समझते हैं इसको। तो टैक्स कलेक्टेड अंडर सीजीएसटी विल कंस्टिट्यूट द रेवेन्यूज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सीजीएसटी के अंतर्गत टैक्स इकट्ठे किए जाएंगे वो रेवेन्यू किसका होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा। द प्रेजेंट सेंट्रल टैक्सेस लाइक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, यानी कि ये सारे जो इंडायरेक्ट टैक्स हैं इसके अंदर समाहित हो गए हैं सीजीएसटी में। सीजीएसटी लगने के बाद ये सारे ख़त्म, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मेन इनकम का सोर्स होगा वो सीजीएसटी होगा, ठीक है। सब इसके अंदर सब मर्ज हो गए हैं सारे टैक्स। एसजीएसटी का मतलब क्या होता है, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक कलेक्शन ऑफ एसजीएसटी इज़ द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का जो मेन रेवेन्यू का साधन क्या है, एसजीएसटी। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले वैट होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, लग्जरी टैक्स होता था, तरह तरह के ऑक्ट्राई, चुंगियाँ, कई तरह के मतलब टैक्स हुआ करते थे। तो ये सब के सब मर्ज हो गए हैं
HGST के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। रमेश ए डीलर इन पंजाब सेल गुड्स टू सीमा इन पंजाब वर्थ ₹10,000। रमेश जो पंजाब का एक डीलर है, इसमें देखो ध्यान रखने वाली बात है, जब भी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर तो वो डीलर कहाँ का है और वो बेच कहाँ रहा है चीज़ को, गुड्स या सर्विसेज को अपने, ठीक है। तो दोनों ही हैं पंजाब के हैं, 10,000 रुपये की चीज़ बेची। इफ़ द GST रेट इज़ 18,000, 18% 18%, तो क्या होगा, उस जो बिलिंग होगी उसके अंदर, उस बिलिंग के अंदर उसको बंटवारा कर दिया जाएगा। 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। यानी कि 10,000 के ऊपर 18% से 1,800 रुपये का टैक्स लगा। आउट ऑफ दिस 1,800 रुपीज़, 900 रुपीज़ गोज़ टू CGST एंड 900 गोज़ टू SGST। तो जो इसका जो जैसे बिल जब बनेगा ना इसका, तो उसमें जो एंट्री होंगी 10,000 रुपये का, तो एक टोटल आ गया। उसके ऊपर फिर ऐड टैक्सेस होंगे। ऐड टैक्सेस 18% के हिसाब से 1,800 रुपये होता है, तो 900 रुपये CGST और 900 रुपये SGST को पे करना पड़ेगा जिसने गुड्स बेची हैं उसको, राइट। और बियर कौन कर रहा है? खरीदने वाला बियर कर रहा है। जो खरीदने वाला है वो इस 1,800 रुपये को आगे जब दोबारा बेचेगा तो उसमें से जो टैक्स दिया है वो लेस कर देगा। इसी को बोलते हैं सेट ऑफ, राइट। तो ये दोनों जगह बट गया, पंजाब गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में 900 रुपये। अब IGST क्या होता है? IGST है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर IGST इज़ डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कलेक्शन तो करेगी सारा का सारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट IGST, पर उसमें एक बंटवारा हो जाएगा स्पेसिफाइड रेट बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट एक स्पेसिफाई करती है 40-60 करे या 50-50 करे, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी उसको फिर बंटवारा कर दिया जाएगा। जो भी साथ में जो स्टेट आ रहा है उसके अंदर, उसके साथ उसका बंटवारा कर दिया जाएगा। तो आप बोलोगे आप स्टेट ही आ रहा है तो क्यों ना SGST को करें। देखो फ़र्क है उसका। अब देखो फ़र्क समझ आएगा आपको, ये IGST क्यों आया इसका समझ आएगा आपको इस उदाहरण से। जो IGST जैसे कि मैंने बताया, ये आपको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। IGST इज़ चार्ज ऑन ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल नहीं किया, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांसफ़र किया। दोनों स्टेट आपस में तो बांट नहीं लेंगी, बिना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में रखे हुए कैसे बंटवारा करेंगी। वो दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई इसके अंदर। तो IGST इकट्ठा इंटीग्रेटेड टैक्स चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो एंड यूज़र स्टेट है उसको वो वाला उसका हिस्सा उसका दे देगी, उसमें से 50% या 40%, जो भी स्पेसिफाइड रेट होता है। ये स्पेसिफाइड रेट चेंज भी हो सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है ना। अब ये जैसे कि एक मैंने बताया कि आपको उदाहरण दूंगा तो मालूम पड़ेगा IGST क्यों लेके आए गए। एक तो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स के बारे में, और एक होता है कि कोई माल हमारा बाहर से आया, यानी कि हमने इंपोर्ट किया। तो जो इंपोर्ट होगा तो वो इंडिया में इंपोर्ट होगा, ना कि वो स्टेट में इंपोर्ट होगा। चाहे किसी भी स्टेट में आ रहा है वो, पर वो इंडिया को इंपोर्ट माना जाएगा। तो बाहर से जो माल आता है, फॉर एग्जांपल लेट अस एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने इंपोर्ट किया है, तो वो एंड यूज़र तो इंडिया है ना एक तरह से, तो यहाँ पर वो आके बेशक बिक रहा है दोबारा वो, पर यहाँ पर उस पर 18% या जो भी रेट होगा वो टैक्स लग जाएगा। और जो भी स्टेट साथ में इसमें जुड़ा हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको उसका हिस्सा इसमें दे देगी। इसका एक उदाहरण समझते हैं। इफ़ रमेश इन मध्य प्रदेश सेल गुड्स टू आनंद इन राजस्थान। मध्य प्रदेश का जो व्यापारी है उसने गुड्स सेल करी राजस्थान के एक व्यापारी को 10 लाख रुपए की। 18% का रेट है GST का, तो 9% CGST और 9% SGST। इन दिस केस लगता है वैसे, इन दिस केस द डीलर विल चार्ज 18,000 रुपये एज IGST, ठीक है ना। और जो किसको जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इंटर स्टेट है, स्टेट के बाहर जा रही है, इंटर स्टेट जा रही है, सॉरी। तो इसमें इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्शन करके उसको जो भी हिस्सा होगा स्टेट गवर्नमेंट का, यहाँ पर 50% है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी इकट्ठा करके, राइट। तो इसके अंदर जो पूरा फेडरल सिस्टम है इंडिया का, स्टेट्स हैं कई सारे, उसके अंदर टैक्स कलेक्शन का उसमें ड्यूटीज़ बटी होती हैं कि कौन से स्टेट की क्या ड्यूटीज़ हैं, किस किस स्टेट की ड्यूटी क्या है और सेंटर की ड्यूटी क्या है, दोनों का बंटवारा होता है। तो उसके लिए राजस्व भी चाहिए होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें तीनों की तीनों इसमें लाई गई हैं, ठीक है ना। इसके अंदर अब आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि पता है आपको डायरेक्ट टैक्स लिखा है और डायरेक्ट टैक्स ऊपर गलत लिखा है। टैक्सेस जो होते हैं, टोटल राजस्व जो होता है
दो तरह से कलेक्ट होता है हमेशा, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स का मतलब तो जो होता है कि जिसने भी जो इनकम कमाई है उसके ऊपर टैक्स, यानी कि इनकम के ऊपर टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है यानी कि जो इनडायरेक्टली लिया जा रहा है कंज्यूमर से, है तो कंज्यूमर के ऊपर ही बर्डन उसका, पर वो इनडायरेक्टली जा रहा है। तो पहले क्या था, ये पहले ये सेंट्रल सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, सीएसटी था, कस्टम ड्यूटी था, वैट था, एंट्री टैक्स था, तरह तरह के ऑक्ट्रॉय थे, लग्जरी टैक्स थे, ये सब के सब समाहित किसके अंदर होगा, रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके लिए जीएसटी आया है और उसमें रिप्लेस कर दिया उसने जीएसटी ने। अब जीएसटी 3 प्रकार के ऊपर मैंने बता ही दिया आपको। अब जीएसटी की क्या क्या विशेषताएं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज़ ए कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर कोई किसी का कन्फ्यूज़न नहीं है, एक कॉमन लॉ है इसका जो पूरी कंट्री में लागू होता है, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका। जीएसटी इज़ ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी कि लास्ट पॉइंट पर जहाँ पर कंज्यूम होगी वो बियर करेगा जीएसटी को। एंड लेविड एट ए सिंगल पॉइंट एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द एंड कंज्यूमर। जो भी एंड कंज्यूमर है उसको बियर करना पड़ेगा, वो उसका कोई बेनिफिट सेट ऑफ का नहीं ले सकता है। बाकी जो मैन्युफैक्चरर से लेके और एंड यूज़र तक जो बीच में जो भी आ रहे हैं जिन्होंने केवल सप्लाई करने के लिए माल लेना है, तो वो जो भी टैक्स का वो सेट ऑफ यानी कि क्रेडिट ले सकता है, बेनिफिट ले सकता है। यानी कि जो उसने टैक्स पे किया है खरीदते हुए, वो जब बेचते हुए जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसमें से वो केवल उसी वैल्यू के ऊपर टैक्स जमा करेगा जो उसने वैल्यू ऐड की है। ठीक है ना, जितना उसने प्रॉफिट कमाया है या जो वैल्यू ऐड करी है। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से ये टैक्स के ऊपर टैक्स वाली बात नहीं होती, यानी कि कास्केडिंग इफेक्ट इसके अंदर नहीं होता है। तो जीएसटी इज़ ए कम्प्रीहेंसिव लेवी एंड कलेक्शन ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एट द सेम रेट विद बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और सब्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यू। जैसे कि मैंने बताया कि मैं 100 रुपये का चीज़ किसी ने ली है व्यापारी ने बेचने के लिए, तो 100 रुपये पे जो टैक्स दिया है उसने, जब वो बेचेगा उसको वैल्यू ऐड करके, यानी कि 120 रुपये की बेची उसने, तो 120 पर वो टैक्स कलेक्ट करेगा। तो कलेक्ट किया 120 पर और पे किया उसने 100 पर ख़रीदते हुए, तो केवल जो मात्र 20 रुपये का जो इफेक्ट वैल्यू एडिशन है उसी के ऊपर टैक्स उसके ऊपर पड़ेगा। इस प्रकार से जो अननेसेसरीली वस्तुओं के रेट नहीं बढ़ते हैं, इससे ग्राहक को चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। ठीक है ना, इसमें भी गवर्नमेंट को चेक रखना पड़ता है कि जो वो बेनिफिट वो ग्राहक को उसका दे रहा है या नहीं दे रहा है जो व्यापारी है। तो ये इसको जब डीप में पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। मैंने तो आपको थोड़ा शॉर्ट में इसको बताया है कि इसमें गवर्नमेंट चेक रखती है कि जो बेनिफिट है वो ग्राहक तक पहुँचे इस चीज़ का, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे और उसकी वजह से जो बेनिफिट हो रहा है, जो वस्तुओं की कीमत कम हो रही है, उसकी बेनिफिट अल्टीमेटली जो एंड यूज़र है उसको मिले। तो ये चौथी इसकी हो गई विशेषता, मिनिमम नंबर ऑफ रेट्स डज नॉट एक्सीड 2, यानी कि 2 स्टेज के ही हैं इसके अंदर, ज़्यादा रेट ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। जैसे कि व्यापारी होता है, किसी की सेल कम है 50 लाख रुपए, आज की डेट में शायद 75 लाख के आसपास का है, वो कंपोजिट स्कीम है, 1% गवर्नमेंट को दे के वो इससे मुक्ति पा सकता है। यानी कि जो माल बेचेगा वो 1%, यानी कि उसने 75 लाख से नीचे नीचे सेल है उसकी, 50 लाख की सेल है, तो 50 लाख के ऊपर सीधा 1% गवर्नमेंट को दे, और वो इस रिजीम के अंदर 2 तरह के मतलब बेनिफिट होते हैं, इसमें वो मुक्ति पा जाएगा आगे, और टैक्स कलेक्शन से और सारी उस चीज़ों से वो एंड यूज़र ही माना जाएगा उसके अंदर, और 1% गवर्नमेंट को देके वो ख़त्म करेगा उसमें टैक्स। ठीक है, या फिर वो ऊपर ज़्यादा सेल उसकी सेल है, यानी कि 75 लाख या जो भी लिमिट गवर्नमेंट ने बनाई है उससे ऊपर सेल है, तो वो दूसरे तरीके से उसका जो बेनिफिट ले सकता है, यानी कि जो स्लैब हैं पूरे इसके जीएसटी के, वो जीएसटी कलेक्ट भी करेगा बेचते हुए और जीएसटी पे भी करेगा। तो दोनों में से किसी भी तरीके को वो अपना सकता है व्यापारी, डिपेंड करता है व्यापारी कितना बड़ा है। छोटे व्यापारियों के लिए गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाल दिया है कि 1% की कंपोजिट स्कीम गवर्नमेंट ने इसमें निकाल दी है। ठीक है ना, तो इसके बाद है मिनिमम नंबर ऑफ डेट्स, जो मैंने बताई दिया आपको। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ लेवी ऑफ रीसेल टैक्स, सेस, एडिशनल टैक्स, यानी कि कोई और किसी प्रकार का टैक्स इसमें नहीं लगता है। और देयर इज़ नो मल्टीपल लेवी ऑफ टैक्स, मैंने बताया ये भी वही चीज़ है कि तरह तरह के टैक्स, सेल टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, ये सब कुछ भी इसमें नहीं लगते हैं। तो इसके बाद ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, इसको आप करिए, इसमें प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, जैसे कि पीछे उदाहरण बताया उसकी सहायता लेते हुए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए।
कि ये इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसके अकॉर्डिंगली इसे करें। और इसके एडवांटेजेस हैं, देखो अब कुछ एडवांटेजेस क्या हैं, विशेषताओं में क्या ये सारे एडवांटेजेस कवर हो गए हैं, फिर भी इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज़ रिजल्टेड इन द एबोलिशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि पहले तो बीसों तरह के टैक्स हुआ करते थे, व्यापारी पागल हो जाए उसका हिसाब रखते रखते, परंतु और उसके अंदर भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता था। अब केवल एक सिंगल टैक्स हो गया, और इसमें भी ऑनलाइन काफ़ी इसमें सिस्टम बन गया है, रिटर्न वगैरह जमा करने का, कलेक्शन करके चालान वालान जमा करने का सारा ऑनलाइन सिस्टम इसमें मेंटेन किया हुआ है। बड़ा इजी है ये। कल को आप अगर आप आगे पढ़ के इसको फर्दर स्टडी करोगे और या कोई अपना जॉब वगैरह करोगे तो उसमें आपको ये चीज़ें बड़ी काम आएंगी। आप देख सकते हो नेट के ऊपर जाके जीएसटी खोलोगे तो वो चालान वगैरह जनरेट कैसे करते हैं, चालान कैसे जमा होते हैं, उसकी रिटर्न कैसे सबमिट होती है। इट्स वेरी सिंपल। जो व्यापारी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, परंतु जो बच्चे पढ़ रहे हैं कॉमर्स उनको इस तरीके से ये बड़ा नॉलेज हो जाती है, और प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो आप इसमें ज़्यादा रिफाइन होते जाएंगे। सेकंड इसका एडवांटेज क्या है, जीएसटी वाइडन्स द टैक्स बेस एंड इंक्रीज रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। यानी कि इसमें इजीनेस हो गई है, तो लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और टैक्स पे भी कर रहे हैं, कलेक्ट भी कर रहे हैं। बड़ा आसान काम हो गया है इसके अंदर, ठीक है। जीएसटी हैज़ रिड्यूस्ड कंप्लाइंस कॉस्ट कम हो गई है इसमें, यानी कि जगह जगह उसमें डिपार्टमेंट में धक्के नहीं खाने हैं, इजीली मेंटेन होता है उसका रिकॉर्ड, कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो बड़ा इजी हो गया है सिस्टम। इससे इसकी क्या है, कॉस्ट घट गई है व्यापारी की। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है फोर्थ है, जीएसटी हैज़ अफेक्टेड रेट्स ऑफ टैक्स टू द मैक्सिमम ऑफ 2 फ्लोट्स। जैसा मैंने बताया ना आपको, एक तो कंपोजिट स्कीम में 1% का ले ले व्यापारी, ऑप्ट कर ले अगर छोटा व्यापारी है, नहीं तो नॉर्मल जीएसटी का अडॉप्ट कर ले तरीका। बहुत ज़्यादा तरीके इसमें कंफ्यूज करने वाली चीज़ें नहीं है, केवल 2 ही फ्लोर हैं इसके अंदर रेट्स के, है ना। तो जीएसटी हैज़ रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेशन। ये एक कास्केडिंग इफेक्ट के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, तो कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब इसने रिमूव कर दिया है। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना, पहले क्या होता था, 100 रुपये का ऊपर टैक्स लगा एक्साइज ड्यूटी के रूप में मैन्युफैक्चरर के पास, फिर उसके ऊपर दोबारा बेचेगा तो आगे फिर दोबारा वैट लग गया, उसके ऊपर फिर स्टेट टैक्स लग गए, उस सब के सब किसे बियर करने पड़ते थे। अल्टीमेटली ग्राहक की कॉस्ट बहुत भारी पड़ जाती थी, टैक्स के ऊपर टैक्स जाता था गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट 26% टैक्स ले लेती थी, जिसको अब एक इसके अंदर ही इकट्ठा करके सारा ख़त्म कर दिया गया है, राइट। तो ये हो गया। इसके बाद आ जाता है सिक्स्थ, थोड़ी इसके बाद सिक्स आ जाता है, जीएसटी विल रिजल्ट in enhancing manufacturing and distribution system affecting the cost of production of goods and services and consequently the demand and production of goods and services will increase। देखो इसमें जो है ना, इसमें इसका जो कॉस्ट बेनिफिट जो है केवल उतना ही बढ़ेगा जितना कि उसमें उसका वैल्यू ऐड हो रही है ना। और इसके बाद क्या है, इट विल इवेंचुअली प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी and sustainable long-term economic growth, as GST is neutral to business process, business models, organizational structure and geographical location। और ये पूरे वर्ल्ड में पहले से लागू था, हमारे यहाँ तो अभी हुआ है ये, ठीक है ना। और जीएसटी वुड हेल्प टू एक्सटेंड कम्पिटिटिव एज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्रोड्यूस द कंट्री लीडिंग टू इंक्रीज। जब मैंने बताया ना आपको कि हमने जब हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन कर रहे हैं, तो हमें वर्ल्ड के टैक्स सिस्टम के हिसाब से अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो पहले वर्ल्ड में ये चल ही रहा था, तो हमारे यहाँ अब जाके हुआ है, काफ़ी लेट हुआ है पर ये हो गया है। तो इससे जो है आसानी आई है, तो कोई भी बिज़नेस जो वर्ल्ड का जो होता है वो यहाँ पर अट्रैक्ट होता है। तो जीएसटी को एक चार्ट के द्वारा ही समझ सकते हैं आप। जीएसटी के अंदर 2 होते हैं, एक तो इंटर स्टेट मूवमेंट है अगर यह है गुड्स या सर्विसेज का, और एक है इंटर स्टेट मूवमेंट। इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट है, तो जीएसटी लेविड बाय सेंटर एंड स्टेट कंकरेंटली, दोनों ने मिलकर लगाते हैं। और इंट्रा स्टेट है, तो इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी किसके पास, सेंटर के पास जाएगा, और एसजीएसटी किसके पास, किसके द्वारा लगाया जाएगा, वो स्टेट के द्वारा लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा चार्ट जो मैंने बताया था आपको वो हो गया कि दोनों। और जो आईजीएसटी जो है ना, ये आईजीएसटी अल्टीमेटली वैसे बटता तो दोनों में ही है, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट इसे इकट्ठा करती है, जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। उसके बाद जो भी रेशो तय होता है कि 50-50 है या 40-60 है, जो भी उस समय गवर्नमेंट इसको चेंज भी कर सकती है बारी बारी। तो ठीक है ना, पीछे की टाइम में पता लगा था कि ये बढ़ाया है गवर्नमेंट ने शेयर स्टेट का, तो इस प्रकार से इसका बंटवारा टैक्स का हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर कंक्लूड होता है।
ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, बाय।